गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम 7वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। 7वां चैप्टर होगा हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो देखो इसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की हम बात करें तो विद्युत धारा के द्वारा किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके बारे में मेनली हम पढ़ेंगे। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में देखें तो प्राचीन समय में लगभग 5000 साल पहले भी लोगों को विद्युत और चुंबक क्षेत्र दोनों के, यानी विद्युत और चुंबक दोनों के बारे में पता था, लेकिन वो विद्युत और चुंबक दोनों को अलग अलग क्षेत्रों के रूप में पढ़ते थे कि विद्युत क्षेत्र अलग है और चुंबकीय क्षेत्र अलग है। सबसे पहले ओरस्टेड नामक एक वैज्ञानिक आता है, ओरस्टेड। इस ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने लगभग 1820 के लगभग अपना एक प्रयोग किया। उस प्रयोग के आधार पर इसने बताया कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, यानी उनमें एक दूसरे में रिलेशन रहता है। तो इस चैप्टर में जब पहली हेडिंग हम पढ़ेंगे तो ओरस्टेड का प्रयोग ही पढ़ेंगे कि इसने क्या प्रयोग दिया ओरस्टेड ने। इसके बाद में दो वैज्ञानिक आते हैं, एम्पियर और फैराडे। एम्पियर और फैराडे ने बताया कि भाई जो गतिशील चुंबक है, गतिशील चुंबक, ये गतिशील चुंबक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत क्षेत्र और जो गतिशील आवेश है, गतिशील आवेश, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र यानी हम देखो आवेश के बारे में तो पढ़ चुके हैं। कोई भी आवेश है, उस कोई क्यू आवेश ले लें तो उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र तो होता ही है, लेकिन यदि इस आवेश को गति करा दी जाए तो ये कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो एम्पियर ने और फैराडे ने बताया कि जो गतिशील आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिशील जो चुंबक है, यानी यदि चुंबक को गतिशील करा दिया जाए, चुंबक को गति करा दी जाए तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे से क्या रहते हैं? संबंधित रहते हैं। इसके बाद हम बात करें कि मैक्सवेल वैज्ञानिक आता है एक, वो मैक्सवेल वैज्ञानिक बताता है कि जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र है ये एक साथ ही, यानी एक दूसरे से संबंधित है, और उसको एक ही क्षेत्र बना दिया उसने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व। तो इन दोनों को जब एक साथ पढ़ा जाता है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। तो ये अलग अलग कंसेप्ट थे विद्युत और चुंबक में संबंध के। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे जो विद्युत चुंबकत्व है इसका यूज बहुत जगह किया जाता है। जैसे आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आ रहे हैं सब में विद्युत चुंबकत्व का ही यूज किया जाता है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम विद्युत चुंबक के प्रभाव पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। इसके बारे में विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण की गति पढ़ेंगे, साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, और गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे मुख्य बिंदु थे जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग हम पढ़ते हैं ओरस्टेड का प्रयोग। ओरस्टेड का प्रयोग। तो देखो ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, एक धारामापी, एक कुंजी और धारा नियंत्रक को एक तार से जोड़ा और बैटरी की सहायता से उसमें धारा प्रवाहित की। धारा प्रवाहित करके उसके नीचे एक चुंबकीय सुई रखी और उस चुंबकीय सुई के विक्षेप को देखा कि तार में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है नहीं हो, जिसको हम कंपास बॉक्स बोलते हैं, वो विक्षेपित होता है या नहीं होता। तो देखो इसके प्रयोग में इसने क्या किया, एक बैटरी ली, प्लस माइनस, यह कुंजी लगा दी
और यहाँ एक धारा नियंत्रक लगा दिया जो धारा को नियंत्रित करेगा, और इसे एक तार AB के साथ जोड़ दिया। ये RH धारा नियंत्रक है, ये कुंजी है, और ये एक बैटरी है। ये तार है एक AB तार। अब इस तार के नीचे उसने एक कंपास सुई को रखा, ये जिसको हम चुंबक की सुई बोले। ये एक चुंबक की सुई है। इसकी जो दिशा है वो इधर हम मान लेते हैं साउथ है, और इधर नॉर्थ है, यानी ये उत्तर दक्षिण दिशा में रखी गई है। ये चुंबक की सुई उत्तर दक्षिण, दक्षिण उत्तर दिशा में रखी गई है। तो देखो इस चुंबक की सुई के लिए यदि हम दिशा बनाएं तो मान लेते हैं कि ये वाली दिशा उत्तर है, दक्षिण है, ये उत्तर है, यानी इसको उत्तर दक्षिण दिशा में रखा गया है। ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर। तो देखो इधर ये हो जाएगा पश्चिम, और इधर हो जाएगा पूर्व, W। यानी सामान्यतः हम जो बनाते हैं बोर्ड के ऊपर वो ऐसे बनाते हैं। इसको लेते हैं हम उत्तर, इसको लेते हैं हम दक्षिण, इसको लेते हैं हम पूर्व, और इसको लेते हैं हम पश्चिम, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ऐसे लेते हैं। लेकिन हमने इस चुंबक को जो रखी है, इस तल में जो चुंबक रखी है उसको नॉर्थ साउथ में यानी दक्षिण उत्तर में रखा है। तो दक्षिण उत्तर को ये अक्ष, तो इस अक्ष को यदि हम घुमा दे तो ये ऊर्ध्वाधर तल हो गया। तो ये दक्षिण है, उत्तर है, उधर चला जाएगा पश्चिम, और इधर क्या आ जाएगा पूर्व। तो इस चुंबक की सुई के अकॉर्डिंग हमने कार्तीय निर्देशांक लिया है, जिससे हम दिशा देखेंगे। सामान्यतः हम ये यूज करते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। देखो ओरस्टेड ने क्या किया, एक बैटरी, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक लिया, और उसे एक चालक तार AB से जोड़ दिया। इस चालक तार AB के नीचे ये है चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई या कंपास बॉक्स। इस तार के नीचे कंपास बॉक्स या चुंबकीय सुई को रख दिया। अब ये देखा जाता है कि जब तार में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं करते, यानी जब इस तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। ये इस प्रयोग का पहला परीक्षण था कि इस कुंजी के को खुला रखा, यानी तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं है। जब तार में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं करते तो इस चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, अविक्षेपित रहती है। तो पहला प्रयोग हो गया कि जब तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो कोई विक्षेप नहीं आएगा। उसके बाद में दूसरा इसने परीक्षण लिया कि कुंजी के को लगा दिया, जिससे तार में क्या हो, धारा प्रवाहित होने लगे। उसने देखा कि जैसे ही तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो कंपास बॉक्स है, चुंबकीय सुई है, ये विक्षेपित हो जाती है। यानी जैसे ही इस तार में धारा को प्रवाहित किया, जैसे ही धारा जाएगी तो ये कंपास सुई है, ये विक्षेपित हो जाती है। जैसे ही धारा को बंद किया ये सामान्य अवस्था में आ जाती है, और जैसे इसमें धारा को चालू करेंगे तो ये विक्षेपित हो जाती है। इससे कुछ दूरी पे रखी हुई चुंबकीय सुई और ये क्या हो जाती है, विक्षेपित। यदि धारा नियंत्रक की सहायता से हम धारा की तीव्रता को बढ़ाएं, यानी धारा के मान को तेजी से बढ़ाएं, तो जो विक्षेप है उस विक्षेप का मान भी तेजी से बढ़ने लग जाता है। यदि हम धारा की दिशा बदल दें, धारा की दिशा बदल दें तो विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। ये चार चीज़ें अपने परीक्षण में, अपने प्रयोग में ओरस्टेड ने देखी। क्या देखी? सबसे पहले यदि चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो या तार में धारा का मान 0 हो तो चुंबकीय सुई अविक्षेपित रहती है, इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। दूसरा देखिए, जैसे ही तार में धारा प्रवाहित की जाती है चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, यानी ये विक्षेपित होने लगती है। धारा नियंत्रक की सहायता से जैसे ही हम धारा की प्रबलता को बढ़ाएंगे, धारा की तीव्रता को बढ़ाएंगे, तो विक्षेप की तीव्रता भी बढ़ जाती है। और चौथी चीज़, यदि हम धारा की दिशा को बदल दें तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। ये चार परीक्षण किए। इन परीक्षणों से क्या रिजल्ट निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है कि किसी चालक तार में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए या आवेश की गति कराई जाए तो उस चालक तार के चारों ओर
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह कहलाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना क्या कहलाएगा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्योंकि जो चुंबकीय सुई है वो केवल चुंबकीय क्षेत्र से ही विक्षेपित होती है, इसलिए हम 100% कह सकते हैं कि जब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ही चुंबकीय सुई क्या होती है? विक्षेपित होती है। यदि चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो ये अविक्षेपित अवस्था में रहेगी। तो ये हो गया हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर या आवेश को गति कराने पर उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं? तो निष्कर्ष में हम डायरेक्ट कह सकते हैं, जो ओरस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष थे, पहला निष्कर्ष तो यही हो जाएगा कि तार में धारा प्रवाहित करने पर तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा? यदि विद्युत धारा की प्रबलता को बढ़ाया जाए, यदि विद्युत धारा की तीव्रता को बढ़ाया जाए तो विक्षेप की मात्रा भी बढ़ जाती है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो विद्युत धारा की तीव्रता पर निर्भर करता है या विद्युत धारा की प्रबलता पर निर्भर करता है। ये तो हो गया दूसरा। तीसरा, यदि हम देखें कि यदि धारा की दिशा हम साउथ से नॉर्थ रखें, यानी धारा की दिशा यदि दक्षिण से उत्तर की ओर हम ले जाएं, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो देखो जो चुंबकीय सुई है इसका विक्षेप कैसे आता है? चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है इस प्रकार से। तो ये इसकी प्रारंभिक स्थिति थी। अब ऐसे आ गई, ये एस था, इस चुंबकीय सुई का एन था, यानी यदि हम इससे मिलान करें तो शुरुआत में एस और एन में थी, लेकिन जैसे ही धारा की दिशा यदि इस तार में हम एस से एन की ओर यानी दक्षिण से उत्तर की ओर ले जाएं तो चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है एन, ये उत्तरी ध्रुव भौगोलिक पश्चिम की ओर चला जाता है। ध्यान रखना है कि जब तार में धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर हो, ये तार का दक्षिण बीसरा ने ए से बी की ओर, मतलब उस डायग्राम निर्देशांक में देखें तो एस से एन यानी दक्षिण से उत्तर की ओर हो, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव, हमेशा हम उत्तरी ध्रुव को लेकर चलेंगे, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक पश्चिम की ओर चला जाता है। ये निष्कर्ष हो गया। इसके अलावा यदि देखो धारा की दिशा हम यदि विपरीत कर दें, यदि हम धारा की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर कर दें, एन से एस की ओर, बैटरी की ध्रुवता बदल देंगे। जैसे बैटरी का ये प्लस है, ये माइनस है, इसको बड़ा कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, प्लस माइनस, तो धारा की दिशा ये हो जाएगी। जैसे हम धारा की दिशा को चेंज कर दें तो धारा की दिशा बदलने पे जो चुंबकीय सुई है उसका विक्षेप ऐसे प्राप्त होता है इस दिशा में। ये एन था, ये एस था इसका, यानी इसमें बोला जाता है कि यदि धारा की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर हो तो चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है देखो बाहर की तरफ आएगा, यानी भौगोलिक पूर्व की ओर चला जाएगा। ये ई है, सॉरी वेस्ट ई। तो यदि जो विद्युत धारा की दिशा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर हो तो चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वो भौगोलिक पूर्व की ओर हो जाएगा, और यदि दक्षिण से पूर्व की ओर है तो उत्तरी ध्रुव है वो भौगोलिक पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाता है। ये इसके प्रयोग थे। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि यदि तार की स्थिति को बदल दिया जाए, यानी इस चुंबकीय सुई को इसके ऊपर रखें या धारा की दिशा को विपरीत करें तो विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। तो ये सबसे पहले था हमारा ओरस्टेड का प्रयोग, जिससे ज्ञात होता है कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं इसमें चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र को जो प्रदर्शित करते हैं वो बी से प्रदर्शित करते हैं, सदिश राशि कैपिटल बी से। बायो सावर्ट के सम्मान के लिए बी कैपिटल बी लिया जाता है इसमें, चुंबकीय क्षेत्र बी। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र को समझने से पहले हम विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र को हमने डिफाइन किया था, विद्युत क्षेत्र ई होता है
F/Q, यानी किसी एकांक आवेश पे लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखो यहां एकांक आवेश था, लेकिन चुंबक में कभी भी एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। N और S हमेशा साथ में रहेंगे। यदि किसी चुंबक को तोड़ दिया जाए तो भी उसके दो भाग होंगे, तो दोनों में N और S बन जाएंगे, N और S बन जाएंगे, N और S। इसका मतलब चुंबक में कभी भी एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, हमेशा नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण एक साथ होंगे। जबकि आवेश में हम प्लस आवेश को भी काम में ले सकते हैं, माइनस आवेश को भी काम में ले सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा बिल्कुल आसान थी कि एकांक आवेश पे लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। लेकिन हम चुंबकीय क्षेत्र को इतनी आसानी से डिफाइन नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं बता सकते कि चुंबकीय क्षेत्र ये होगा। क्यों? उसमें एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं है, प्लस और माइनस दोनों क्या होंगे, एक साथ होंगे। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मान लेते हैं कि माना यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र है, इसको डॉट और क्रॉस से बताते हैं। डॉट हम ले लेते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अभी डॉट और क्रॉस आगे इस चैप्टर हम देखेंगे इनका मीनिंग क्या होता है। डॉट का मतलब रहता है चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो लंबवत बाहर की ओर है, और यदि क्रॉस ले लिया जाए, क्रॉस तो क्रॉस का मतलब होगा जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा कहाँ है, लंबवत अंदर की ओर है। तो इसमें क्या देखा जाता है कि यदि किसी आवेश को, ये चुंबकीय क्षेत्र B मान लो, हम मान के चल रहे हैं कि माना यहाँ चुंबकीय क्षेत्र B है, डॉट का मतलब उसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर है, बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसमें कोई Q आवेश रखा है यहाँ पे, और इसका वेग है वो 0 है। Q आवेश का वेग क्या है, 0। तो ये देखा जाता है कि इस Q आवेश पर जो लगने वाला बल है वो भी क्या आता है, 0। लेकिन विद्युत क्षेत्र में ऐसा नहीं था। यदि विद्युत क्षेत्र E उपस्थित है, वहाँ कोई Q आवेश रखा है, तो उस पर बल लगता था F बराबर QE। बल कितना लगता था, F बराबर QE विद्युत क्षेत्र में। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में क्या देखा जाता है, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश Q स्थिर है, यानी उसका वेग 0 है, तो उस पर लगने वाला बल भी कितना आता है, 0 आता है। इसके अलावा दूसरा हम देखें कि यदि ये आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गतिशील हो, जैसे चुंबकीय क्षेत्र लंबवत इधर आ रहा है, तो आवेश भी इसी तरफ गति करे बाहर की ओर v वेग से। Q आवेश है, ये v वेग से गति करे चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, या हम बोले प्रति समांतर, या तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे या चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समांतर गति करे, तो उस स्थिति में भी बल का मान कितना माना जाता है, 0। यानी जो रिजल्ट आता है, माना नहीं जाता, बल का मान जो आता है, निकल के आता है, रिजल्ट आता है, वो 0 आता है। तो आवेश स्थिर होता है तब भी बल 0 है। आवेश चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर, या तो उसकी दिशा में या उसकी दिशा के विपरीत दिशा में गतिशील हो, तो उस स्थिति में भी बल कितना आता है, 0। तो इन दो स्थितियों में हम बल का मान नहीं ज्ञात कर सकते। तो तीसरी कंडीशन इसमें देखते हैं कि यदि Q आवेश V वेग से Q आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील हो, ये B चुंबकीय क्षेत्र था, इसमें कोई Q आवेश चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, बाहर की ओर लंबवत। डॉट हमने लगा रखा है, डॉट का मतलब है बाहर की ओर, ये सारे डॉट हैं, ये बताते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो लंबवत बाहर की ओर है, लंबवत बाहर की ओर। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यदि Q आवेश V वेग से गतिशील हो, तो उस पे बल का मान प्राप्त होता है। यानी एक कंडीशन आती है कि चुंबकीय क्षेत्र के यदि लंबवत कण प्रवेश करेगा तो उस पे बल लगेगा, और उस बल के प्रभाव में जैसे ये प्रवेश करता है वो कण वृत्ताकार पथ पे गति करना स्टार्ट कर देता है, यानी उस पे बल कार्यरत हो जाता है। इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, जब बल का मान देखेंगे कि इस पे ये वृत्ताकार गति क्यों करता है, किस प्रकार से वृत्ताकार गति करता है। लेकिन अभी केवल हमें ये जानना है कि जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र के यदि हम लंबवत V वेग से किसी कण को गति कराएं, किसी आवेश को गति कराएं, तो उस पर बल लगता है, और उस पर लगने वाला बल कितना होता है, F बराबर Q V क्रॉस B। ये बल का फॉर्मूला है। विद्युत क्षेत्र में आपने डायरेक्ट पढ़ लिया था F बराबर QE। यहाँ वेग नहीं लेते हम, लेकिन यहाँ वेग भी आ जाएगा, क्योंकि गतिशील आवेश ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं।
तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या आएगा, वेग आएगा, जबकि विद्युत क्षेत्र में वेग नहीं लेते। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ जो बल का फॉर्मूला जाता है तो ध्यान रखना है, माना कोई q आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र b में लंबवत प्रवेश करता है, तो उस पर लगने वाला बल कितना आ जाता है, F बराबर क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ हम लिख सकते हैं F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ये इसको सदिश ले तो यहाँ क्या लगा लेंगे, एन कैप। यहाँ थीटा क्या है, v और b के मध्य का कोण 90 डिग्री ले, अधिकतम के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री ले लें। तो यहाँ से जो F मैक्स आता है अधिकतम, वो आता है क्यू वी बी के इक्वल। साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं अधिकतम ये ले तो क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। यहाँ से जो अधिकतम बल आ जाता है F मैक्सिमम अधिकतम बल, वो आ जाता है क्यू वी बी से। देखो यहाँ से यदि मैं B का मान निकालूँ तो B का मान आ जाता है F मैक्सिमम अपॉन क्यू वी। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आ जाता है, B बराबर F मैक्सिमम अपॉन क्यू वी। यहाँ से अब हम चुंबकीय क्षेत्र को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट परिभाषा नहीं है, पहले हमने उस कंसेप्ट को समझा है कि किसी लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई q आवेश v वेग से गति करे तो उस पर लगने वाला बल कितना आता है, F बराबर क्यू वी बी। इसको F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप लंबवत एकांक सदिश हो गया। थीटा बराबर 90 डिग्री ले तो बल का मान अधिकतम आता है F मैक्स बराबर क्यू वी बी। यहाँ से B बराबर क्या आ रहा है, F मैक्स अपॉन क्यू वी। यानी हम कह सकते हैं किसी एकांक आवेश को, यदि कोई एकांक आवेश एकांक वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील हो तो उस पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। तो एकांक वेग से गतिशील एकांक आवेश पर लगने वाला बल किसको प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। फॉर्मूला याद रखना है, B बराबर F मैक्स अपॉन क्यू वी। इस फॉर्मूले से हम चुंबकीय क्षेत्र को डिफाइन करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि एकांक आवेश एकांक वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र के या किसी क्षेत्र के लंबवत गतिशील हो तो उस पर लगने वाला बल किसको प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्षेत्र को किससे बताते हैं, B से बताते हैं। इसके मात्रक और विमा देखो, देखें हम चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक और विमा। तो इसका जो SI मात्रक है, SI मात्रक, क्योंकि इसका SI मात्रक 3 मात्रक काम में लेते हैं। ये इस फॉर्मूले से देखो, न्यूटन अपॉन इसको कूलोम इंटू मीटर पर सेकंड, कूलोम ना लेके आवेश का मात्रक लेंगे एम्पेयर इंटू सेकंड। तो देखो न्यूटन अपॉन एम्पेयर इंटू सेकंड तो आ गया आवेश का, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इसका एक तो ऐसा ही मात्रक आता है न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। क्या आता है, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। ये इसका एक मात्रक यूज करते हैं वेबर, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, WB अपॉन M स्क्वायर, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। और यह इसका मात्रक वैज्ञानिक के नाम पे लेते हैं टेस्ला, टेस्ला कैपिटल T। ये बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं टेस्ला। आपसे डायरेक्ट पूछा जाए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, टेस्ला। फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो न्यूटन अपॉन एम्पेयर इंटू मीटर। और चुंबकीय फ्लक्स के लिए देखोगे, जैसे विद्युत फ्लक्स था ऐसे चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। वहाँ से हम B का मात्रक निकाले चुंबकीय क्षेत्र का, तो वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, या फिर क्या बोलते हैं इसको, टेस्ला या न्यूटन अपॉन एम्पेयर इंटू मीटर। इसके CGS मात्रक की बात करें, CGS मात्रक, तो देखो CGS मात्रक में जो वेबर है इसको मैक्सवेल से बोला जाता है। ये हो जाएगा मैक्सवेल अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। या जो टेस्ला है इसको CGS में बोला जाता है गाउस, गाउस। तो चुंबकीय क्षेत्र है जिसका CGS मात्रक मैक्सवेल अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर या गाउस। टेस्ला और गाउस में यदि हम संबंध देखें तो एक टेस्ला बराबर होता है 10 की पावर 4 गाउस। ये टेस्ला में और गाउस में संबंध हो जाता है, एक टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गाउस। इसकी वीमा की बात करें, वीमा तो देखो न्यूटन अपॉन एम्पेयर इंटू मीटर,
बल की विमा जानते हो, m1L1 T-2, नीचे एम्पियर की A1 और मीटर लंबाई L1, इन दोनों को ऊपर लेके जाएंगे m1, L11 ऊपर लेके जाएंगे -1 यानी L0 T-2 A-1, ये आ जाती है चुंबकीय क्षेत्र की विमा m1 L0 T-2 A-1। इस फॉर्मूले से ध्यान रखना है कि न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन का m1L1 T-2 एम्पियर और लंबाई मीटर के लिए L1, L1 को ऊपर लेके जाओगे L0 हो जाएगा m1 L0 T-2 A-1। तो ये अलग अलग थे जो हमने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में इसके मात्रक और विमाएं देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायो सावर्ट का नियम। थैंक यू।